हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज हम पढ़ रहे हैं संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर और साथ ही हम पढ़ेंगे ब्रिटिश और भारतीय संसदात्मक प्रणाली के मॉडल में अंतर। तो चलते हैं स्टूडेंट, पढ़ते हैं संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। एक बार मैं पहले ये आपको बता दूं कि संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक है ब्रिटिश साम्राज्य यानी ग्रेट ब्रिटेन, विशेष रूप से इंग्लैंड, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक है अमेरिका। यानी हम जब इसकी विशेषताएं लेकर चल रहे हैं तो हम एक मॉडल, एक आदर्श मान रहे हैं संसदीय शासन व्यवस्था का ब्रिटेन और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अमेरिका। हालांकि भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन कुछ अंतर ब्रिटेन से थोड़ा बहुत है हमारे में, जो हम आगे पढ़ेंगे। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी कई देशों में है, लेकिन मुख्य रूप से जो मॉडल है वो है अमेरिका का। तो यहाँ हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें दोहरी कार्यकारिणी यानी कार्यपालिका दोहरी है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। जैसे ब्रिटेन में राजा है जो कि नाम मात्र का है, यानी उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरी है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो कि वास्तविक सरकार है और पूरी तरह से शक्ति संपन्न है। दूसरी ओर यदि हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखें तो यहाँ एकल कार्यकारिणी है, यानी यहाँ का जो शासक है, जो प्रधान है देश का और शासन का प्रधान, वो एक ही है, वो है राष्ट्रपति, और वही पूरी शक्ति संपन्न है, सारी शक्तियाँ उसके हाथ में हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं बहुमत दल का शासन। संसदीय शासन में जो भी दल बहुमत शासन प्राप्त होता है व्यवस्थापिका में, वह सत्ता में आता है, यानी उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है और वही अपनी सिफारिशों पर अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करवाता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है और व्यवस्थापिका का चुनाव अलग होता है, यानी दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं रहता। ये दोनों ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसके अलावा शक्ति पृथक्करण संबंधी और अमेरिका का जो नियंत्रण संतुलन संबंधी यदि आपको स्टूडेंट जानकारी चाहिए तो मैं आपको वीडियो का लिंक मेरा दे दूंगी, जहां मैंने इनकी बहुत अच्छे से व्याख्या करके वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा है संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी यहाँ पर उत्तरदायित्व सामूहिक होता है। एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, यानी एक व्यक्ति की गलती पर, एक मंत्री की गलती पर पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। साथ ही जो सांसद होते हैं, जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, वह मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, विभिन्न प्रस्ताव रख सकते हैं, विभिन्न चर्चाओं की जानकारी ले सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, यानी उत्तरदायित्व का अभाव रहता है। इसके अलावा राजनीतिक एकरूपता, यानी जो संसदात्मक शासन है वो एक ही दल में से होता है, जो सरकार बनती है वो बहुमत दल की बनती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये आवश्यक नहीं है कि एक ही दल की सरकार बने। राष्ट्रपति अपने अनुसार व्यक्तियों को चुनता है। यहाँ पर कोई आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति जनता के द्वारा चुने जाएं, वो अपने अनुसार अपने मंत्रियों को चुनता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसी दल के आधार पर होता है, लेकिन वो अपने व्यक्तियों को चुनता है, ये उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा दोहरी सदस्यता होती है इनकी, यानी ये व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं संसदात्मक शासन में, मंत्री और कार्यपालिका के भी होते हैं। यानी एक व्यक्ति जो मंत्री होता है उसे व्यवस्थापिका का सदस्य भी होना ही पड़ता है, ये आवश्यक है उसके लिए। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति व्यवस्थापिका का सदस्य है भी तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, तब वह कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है। तो दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। इसके अलावा जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें नेतृत्व प्रधानमंत्री का होता है। भले ही यहाँ पर राष्ट्रपति या राजा हो, लेकिन उसको शक्ति नहीं मिलती है, वो नाममात्र का शासक होता है। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन है यहाँ पर राष्ट्रपति का नेतृत्व है और राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, शक्ति प्रधान होता है।
संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सामंजस्य होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इसलिए जब वो कार्य करती हैं तो मिलकर के करती हैं और एक ही दल का एक तरह से शासन होता है दोनों में, तो दोनों में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन सामंजस्य बना रहता है। जबकि व्यवस्था जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में प्राय टकराव होता है और ये टकराव उस समय और भी ज़्यादा हो जाता है, जबकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में दोनों में अलग अलग दल की सरकार हो, ये स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। मैं आपको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी बताऊंगी। इसके अलावा उत्तरदायी सरकार, यानी जो संसदीय शासन व्यवस्था होता है वो उत्तरदायी सरकार है, वो जनता के प्रति भी उत्तरदायी है, वो संसद के प्रति भी उत्तरदायी है। यदि कोई भी मंत्री गलत कार्य करता है, सरकार गलत कार्य करती है, तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को बीच में ही हटाया जा सकता है। जैसे भारत में कई बार सरकार गिर चुकी है बीच में, ब्रिटेन में भी इस प्रकार की स्थिति आई है। जहाँ पर भी संसदात्मक शासन है वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति आती रहती है। तो ये उत्तरदायी सरकार है, इसलिए कोई भी मंत्री ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे कि उसको अपने पद से हाथ धोना पड़े। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसे कोई उत्तरदायित्व की बात नहीं है। यहाँ मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे मंत्री उस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं। यदि राष्ट्रपति को किसी मंत्री का कार्य पसंद नहीं है तो वह उस मंत्री को हटा करके दूसरा मंत्री नियुक्त कर लेता है। इसमें सरकार भंग नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का अपनी अलग यहाँ स्थिति है, अलग पहचान है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो सर्वे सर्वा होता है, शक्तियों का प्रधान होता है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो अस्थायी सरकार बनाती है, यानी सरकार कभी भी गिर सकती है इसमें। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यकाल बिल्कुल निश्चित रहता है। यदि 4 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल है तो 4 वर्ष सरकार चलेगी ही, ये निश्चित है। और इसके साथ ये भी है अमेरिका में कि यदि राष्ट्रपति बीच में उसका निधन हो जाता है, कुछ होता है, तो उतने शेष समय के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, यानी सरकार नहीं गिरती है। सरकार वही 4 साल कार्य करती है। अन्य जहाँ पर भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर भी यही व्यवस्था कार्य करती है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था पर एक ये आरोप जो लगता है कि अकुशल व्यक्तियों की सरकार है, तो यहाँ पर ये भी है कि नए नए व्यक्ति मंत्री बनते रहते हैं और जो जनता चुनती है उन व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है जो लोकप्रिय होते हैं, ना कि कुशलता के आधार पर। यानी लोकप्रियता यहाँ विशेष होती है। मंत्री जनता से चुन करके आते हैं संसद सदस्य के रूप में, फिर वो उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्री होते हैं, जो सचिव बनाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वह कुशलता के आधार पर, वह उनके गुणों के आधार पर बनाए जाते हैं, ना कि लोकप्रियता के आधार पर, क्योंकि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना होता। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। दोनों ही व्यवस्थाओं में संसदीय व्यवस्था के अपने गुण हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अपने गुण हैं। संसदीय शासन व्यवस्था जहां उत्तरदायित्व के लिए जानी जाती है कि वह जनता के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। कोई भी मंत्री गलत काम नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसे बीच में ही त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है, नए चुनाव होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपने स्थायित्व के लिए जानी जाती है कि ये सरकार निश्चित ही चलेगी। यदि 4 साल का कार्यकाल है तो 4 साल चलेगी, 5 साल का कार्यकाल है तो 5 साल चलेगी। तो इस तरह से यहाँ स्थायित्व है। तो दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं। जब मैं आपको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बताऊंगी तब आपको इनकी अच्छाई से भी, यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के भी अपने गुण दोष हैं, उससे भी आपको अवगत करूंगी। इसके अलावा स्टूडेंट एक और अंतर मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय और संसदीय व्यवस्था में क्या अंतर है। दोनों ही भारतीय जो संसदीय व्यवस्था, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, दोनों जगह संसदीय व्यवस्था है। हमने जो संसदीय व्यवस्था अपनाई है वो ब्रिटिश मॉडल को अपनाया है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। इसमें सबसे पहला अंतर है राजशाही का, कि भारत में जो मुखिया है
वो राष्ट्रपति है जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित है, और ब्रिटेन में जो मुखिया है वो वहाँ का राजा है जो कि आनुवंशिक है। क्योंकि ब्रिटेन में बहुत समय से राजतंत्र चला आ रहा था, उन्होंने राजतंत्र को समाप्त नहीं किया, अपितु उस राजतंत्र का सम्मान रखते हुए उसे एज इट इज बने रहने दिया। जबकि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था जब अपनाया तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमने राष्ट्रपति का एक अलग पद जो है वो बना दिया। और संसदीय शासन व्यवस्था के बहुत सारे देशों में इस प्रकार की स्थिति है। दूसरी चीज़ है, ब्रिटिश जो व्यवस्था है वो संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, तो वहाँ पर संसद ही सर्वोच्च है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, हमारे यहाँ न्यायिक पुनर्वलोकन है, हमारे यहाँ मूल अधिकार, ये सब लिखे हुए हैं। और यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि हमारे संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। तो हमारे यहाँ संसद पूरी तरह संप्रभु नहीं है। तीसरी चीज़ है, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है वो निचले सदन का ही होना चाहिए, यानी वह हाउस ऑफ कॉमन्स का ही मेंबर होना चाहिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नहीं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जो ब्रिटेन है वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी जो लॉर्ड सभा है वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होती, अपितु वह अप्रत्यक्ष रूप से और आनुवंशिक आधार पर निर्वाचित होती रही है। उसके सदस्य आजीवन होते हैं, इसलिए वहाँ इस तरह का प्रावधान है। लेकिन हमारे यहाँ पर दोनों में से किसी भी सदन में से प्रधानमंत्री को लिया जा सकता है, किसी भी सदन का वो सदस्य हो सकता है। इसके अलावा जो ब्रिटेन है उसमें संसद सदस्य ही मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। लेकिन भारत में स्थिति क्या है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं से चुनाव जीतना पड़ता है, चाहे वो राज्यसभा का व्यक्ति बने चाहे वह लोकसभा का व्यक्ति बने, यानी दोनों में से कहीं का भी सांसद वो बन सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन में छाया कैबिनेट की व्यवस्था है, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ब्रिटेन में एक वैकल्पिक सरकार हमेशा रहती है, छाया मंत्रिमंडल रहता है, जबकि हमारे यहाँ पर इस प्रकार का छाया मंत्रिमंडल नहीं रहता। इस प्रकार की मतलब एकदम क्लियर व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं रहती है। वहाँ पर बिल्कुल पता रहता है कि ये छाया मंत्रिमंडल या वैकल्पिक सरकार है। यदि वर्तमान मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, सरकार भंग हो जाती है, तो एक छाया मंत्रिमंडल रहेगा जो कि सरकार के भंग होते ही तुरंत बाद वो व्यक्ति उन पदों पर आ जाते हैं। छाया मंत्रिमंडल का मतलब है कि विपक्षी जो दल है वो पहले ही अपनी सरकार का गठन कर लेता है कि अमुक व्यक्ति विदेश मंत्री बनेगा, अमुक व्यक्ति गृह मंत्री बनेगा, अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, अमुक व्यक्ति गृह मंत्री बनेगा। ये सब पहले से ही निश्चित हो जाता है। तो इस तरह भावी मंत्रालयों की एक सूची हमेशा उनके पास रहती है। ये व्यवस्था भारत में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम चाहे ये कहते हैं कि हमने हमारी व्यवस्था ब्रिटेन से ली, लेकिन हमने भले ही ब्रिटेन से अपनी व्यवस्था ली है, लेकिन उस व्यवस्था को हमने अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ढाला है, क्योंकि हमारे देश की स्थिति अलग है और वहाँ की स्थिति अलग है। तो स्टूडेंट्स, आशा है मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे संसदीय शासन व्यवस्था के 4 पार्ट मैंने वीडियो बनाए हैं। आपको यदि पूरी तरह से संसदीय शासन व्यवस्था को समझना है तो चारों पार्ट का आपको अध्ययन करना चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से ये व्यवस्था समझ में आएगी। आपको स्टूडेंट कौन किन विषयों पर वीडियो की आवश्यकता है, किन विषय पर आप अध्ययन करना चाहते हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरे वीडियोस में यदि आपको कोई कमी लगती है तो वो भी आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी उन कमी से ही मैं अपने वीडियोस को और भी अच्छा आपके लिए लाभकारी बना सकती हूँ। और अगले वीडियोस जो है मैं भारत में संसद किस प्रकार की है, दोनों सदन कैसे काम करते हैं, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनकी क्या प्रकृति है, इसके बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।